हाँ भाई, राम राम सबने। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, हमने कोशिका के अंदर जो लास्ट पार्ट जो इसका है वो है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे थे कि न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिश्र। यानी अगर हम बात करें कब इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिश्र ने? 1869 में, 1869 में। फिर नाम जो इसको न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया वो किसने? ऑल्टमैन ने। ठीक है, ऑल्टमैन ने इसको नाम दिया। देखो, ऑल्टमैन का संबंध आता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया से भी। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या है? श्वसन स्थल है। समझ में आ गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ आया हुआ क्वेश्चन है ये कि कोशिका का श्वसन स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एटीपी का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जा करेंसी क्या है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर हम बात करते हैं, देखो न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार क्या है? डीएनए और आरएनए। मेरे साथ जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते जाओगे उतना ही ज़्यादा दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, डीएनए के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था। डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और इसमें शर्करा कौन सी मिलती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा इसमें विशेष रूप से पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं, देखो शर्करा का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर डबल हेलिक्स मॉडल जो इसका डीएनए का किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। और वाटसन और क्रिक को ही नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1962 में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी संरचना कैसी है? द्विकुंडलित, द्विसूत्री, द्विरज्जुकीय। क्या है? द्विरज्जुकीय। फिर हम बात करते हैं, देखो डीएनए में बात करें तो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक जो शामिल होते हैं वो कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अगर हम बात करें एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों किसमें शामिल होते हैं? प्यूरिन के अंदर शामिल होते हैं। और साइटोसिन और थायमिन किसमें शामिल होते हैं? पिरिमिडिन में शामिल होते हैं। अगर हम बात करें, ये जो खुद की जो संरचना है डीएनए की, इसको द्विकुंडलित मॉडल या फिर हेलिक्स मॉडल बोलते हैं, जो वाटसन और क्रिक ने दिया। और इसके ऊपर बैठे होते हैं जीन। ठीक है, तो अगर आगे बात करते हैं, देखो ये थायमिन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। ये बात भी ध्यान में रखना। फिर आगे करते हैं, देखो आगे क्या बात निकल के आती है? डीएनए का अंतःपात्र संश्लेषण करते हुए जीन कोड या डीएनए कोड किसने दिया? हरगोविंद खुराना। ठीक है, फिर एक और बात निकल के आती है, डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट के ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है, किसी चोर का पता लगाने के लिए या फिर वंश क्रम में बच्चे के माता पिता का मिलान करना या फिर पितृत्व, इसको पितृत्व भी कह दिया जाता है, पितृत्व का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट विधि का। फिर आगे बात करते हैं, देखो डीएनए का मैंने यहाँ पर बताया अंतःपात्र संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? ये कृत्रिम संश्लेषण आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया। डीएनए और आरएनए को जोड़ने के लिए विशेष रूप से बंध कौन सा है? हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध विशेष रूप से इसका बंध निकल के आता है जो डीएनए और आरएनए को जोड़ता है। फिर हम आगे बात करते हैं जीन की। जीन जो डीएनए का टुकड़ा इसको कहा जाता है, डीएनए का टुकड़ा इसको कहा जाता है जीन को विशेष रूप से। ये जीन जो है, जीन को सबसे पहले किसने खोजा? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने अपना परीक्षण किस पे किया था? मटर के पौधे पर। ठीक है, और कैसी मटर थी? गार्डन। ठीक है, गार्डन की बगीचे की अपनी जो मटर थी उससे इन्होंने खोज की। ऑस्ट्रिया के अंदर ये रहते थे, ऑस्ट्रिया के अंदर पादरी का काम करते थे चर्च के अंदर। फिर इन्होंने नाम क्या रखा? उस समय इसका जीन नाम नहीं था। ठीक है, लेकिन जीन नाम किसने दिया? जॉनसन ने जीन नाम दिया। ठीक है, और कब दिया?
1901 में। डीएनए का टुकड़ा कहा जाता है। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीन, या फिर आनुवांशिक लक्षणों की इकाई कह दें, ठीक है, क्योंकि देखो कार्य क्या है इसकी, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक इसको कहा जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं, देखो ये जीन के बारे में बात हो जाती है, फिर नाम आता है आरएनए। क्या नाम आता है? आरएनए। आरएनए के निर्माण कौन करता है? केंद्रिका। कौन निर्माण करता है? केंद्रिका इसका निर्माण करती हैं। और केंद्रिका, अगर ऐसे बोलें कि आरएनए के फैक्ट्री किसको कहा जाता है? केंद्रिका को कहा जाता है, केंद्रिका न्यूक्लियोलस। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और इसमें शर्करा या कार्बोहाइड्रेट कौन सी पाई जाती है? राइबोज शर्करा। और संरचना की बात करें तो एक कुंडलित, एक सूत्री, एक रज्जु की है। और ये मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन और कॉर्नबर्ग। बात करें अपने नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक इसमें कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसी यूरेसिल के कारण ये किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अलग स्ट्रक्चर हो गया। फिर आगे बात करते हैं, देखो इसमें निकल के आता है जिन जीवों में अगर बात करें, जिन जीवों में बात करें कि डीएनए नहीं पाया जाता है, उनमें आरएनए क्या करता है? एक आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, आनुवांशिक पदार्थ। जैसे कि नाम आता है टीएमवी, यानी तंबाकू मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। इसकी खोजकर्ता कौन है? इवानोवस्की। जो वायरोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, पहला खोजा गया वायरस भी कौन सा है? टीएमवी। समझ में आ गया? सबसे पहला खोजा गया वायरस है तंबाकू मोजेक वायरस। फिर आगे हम बात करते हैं एचआईवी। ये भी आरएनए इसमें पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता। ये अगर हम बात करें ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के अंदर आते हैं। ये जो वायरस है विशेष रूप से इसको रेट्रोवायरस भी हम पढ़ेंगे। रेट्रोवायरस वो होते हैं जो विशेष रूप से अपनी क्रिया बदल लेते हैं, आकार बदल लेते हैं, ठीक है, पहचान में जल्दी से नहीं आते हैं। फिर आगे देखो, ये एचआईवी वायरस किसका है? एड्स का। और एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है। एस का मतलब सिंड्रोम हो जाता है, वी का मतलब वायरस हो जाता है। ये दिवस कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को बनाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, देखो जीवों में गुणसूत्रों की संख्या को हमने देखा था। बंदर चिंपांजी में कितने हैं? 48 है, ठीक है। और बात करें हाथी में 56। हाथी में 56 इंच का सीना हो गया, तो 56 इंच का सीना किसका? हाथी का। गेहूं की बात करें तो 42, ठीक है। अगर बात करें तो मक्के के 20, मक्के में होता है 20। और बात करें बकरी और गाय में होता है 60। मेंढक में 26 और 24। मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? टैडपोल। क्या कहा जाता है? टैडपोल कहा जाता है। टमाटर के अंदर कितने हैं? 24। मच्छर में कितने? 6 पाए जाते हैं। सबसे कम गुणसूत्र बताओ भाई, सबसे कम गुणसूत्र किसमें? गोलकृमि में है। गोलकृमि की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्केरिस हो जाता है ये। और इसमें 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। घोड़े में कितने पाए जाते हैं? 64। ये 64 की स्पीड से भागता है। कुत्ते की बात करें तो 78, वफादार होता है, सबसे ज्यादा इसी में है। फिर हम बात करें यहाँ पर मनुष्य में 46 होते हैं। प्याज में कितने होते हैं? कंगारू में। और जो बाजरा, मटर, इन सब में कितने होते हैं? इनमें 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये विशेष है, ये सारे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनमें ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। घरेलू मक्खी की बात करें तो 12 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये बात मैंने एक बीच में लिखाया हुआ है, मच्छर के लार में उपस्थित गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए। पॉलीटीन। क्या कहते हैं? पॉलीटीन गुणसूत्र उनको कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, मच्छर विशेष, ये बातें निकल के आती हैं।
अब देखो ये अपना कंप्लीट क्या हो जाता है, कोशिका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट अपने करते हैं वो स्टार्ट करते हैं अपने तंत्रों से। तंत्र, शरीर तंत्र, और इसमें हमें ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है, ज्ञान ले लिया है कि किस तरीके से कौन कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं और वो किस तरीके से कार्य करते हैं। फिर दूसरी बात यह है, कोशिका, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक। उत्तक यानी टिश्यू, कोशिका से मिलकर बनते हैं टिश्यू। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं, ये अगर हम बात करें समान कार्य व संरचना की कोशिकाओं का समूह है। समूह है, इसकी बात की जा रही है। फिर हम बात करते हैं उत्तकों के समूह से क्या बनता है, अंग बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बनता है। और अंगों के समूह से क्या बनता है, शरीर बनता है, अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बनता है शरीर, शरीर बॉडी। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। शरीर तंत्र के अंदर हम पढ़ रहे हैं, आज शुरुआत हमने कर दी है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। मनुष्य के लिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, होमोसेपियन। होमोसेपियन की अंदरूनी जो संरचना है, आंतरिक शरीर की जो संरचना है, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आगे बीएसएफ के एग्जाम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखो, शरीर तंत्र ह्यूमन बॉडी सिस्टम बना लिया क्या सबने? क्या मतलब? हाँ, ये इसका टाइम फिक्स नहीं है। लिख लिया सबने? अब आगे चलते हैं। देखो, इसमें तंत्र कौन कौन से हैं, प्रमुख तंत्रों की बात कर लेते हैं हम। मानव शरीर के प्रमुख तंत्र, सबसे पहले है पाचन तंत्र।
डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा जो निकल के आता है वो है श्वसन तंत्र, यानी रेस्पायरेटरी सिस्टम। तीसरा जो निकल के आता है रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी। ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर नेक्स्ट बात ये निकल के आती है, चौथा जो पॉइंट है वो अपना है प्रतिरक्षा। इससे पहले एक ये कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, व इसी के साथ में हम पढ़ेंगे मांसपेशीय तंत्र। फिर पांचवा हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। पांचवा हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम। मांसपेशीय सिस्टम, कंकाल, स्केलेटन सिस्टम एंड मस्क्यूलर सिस्टम। एक ये हमको पढ़ना है। एक नाम आ जाता है अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो मानव शरीर के प्रमुख तंत्रों में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र व मांसपेशीय तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र हम इसको कह सकते हैं। तो ये प्रमुख रूप से 6 तंत्र तो आपके सीधे सीधे, ठीक है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये 6 तंत्र यहाँ पर निकल के आते हैं। 6 तंत्र को हम अलग अलग चैप्टर वाइज चैप्टर बना बना के, पहला जो भाग है वो ये अपने पाचन तंत्र का है, दूसरा भाग हम पढ़ेंगे ये श्वसन तंत्र, फिर रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। समझ में आ गया? सारी ग्रंथियां हम जो पढ़ेंगे वो अंतःस्रावी तंत्र के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो यहाँ पर विशेष रूप से बात ये निकल के आती है कि आपके किडनी के बारे में,
ठीक है, और अपने शरीर के जितने भी अपशिष्ट हैं उन अपशिष्ट को बाहर निकालने का जो काम किया जाता है वो उत्सर्जन के अंदर आता है। वो सारे यहाँ पर जैसे फेफड़ों के द्वारा विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकाली जाती है कचरे के रूप में। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से जैसे यूरिया है, यूरिया का निर्माण कौन करता है? हमारे किडनी, ये बात करें लीवर करता है, ठीक है, लीवर के द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है, तो वो उसका एक उत्सर्जन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंकाल तंत्र, मांसपेशीय तंत्र जो अपने शरीर को खड़े रखने में सहायक है, अपने शरीर को मजबूती देने में सहायक मांसपेशीय तंत्र, ठीक है। अलग अलग प्रकार की मांसपेशियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, तो 639 यहाँ पर विशेष रूप से मांसपेशियों के बारे में बोल दिया जाता है। सब सर्वाधिक मांसपेशियों वाला अंग कौन सा हो जाता है? तो पीठ हमारा सब सर्वाधिक मांसपेशियों वाला अंग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे लचीली हड्डी, पतली हड्डी, चमकीली हड्डी, सुंदर हड्डी, ये हड्डियों के बारे में सारे जो बातें हैं ये यहाँ पर कंकाल तंत्र के अंदर 206 की 206 हड्डियाँ हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो छोटा बालक होता है, नवजात जो शिशु होता है, जो अभी पैदा हुआ है 1 महीने के अंदर, उसके अंदर 270 हड्डियाँ होती हैं। अगर बात करें तो इससे पहले जो भ्रूण के अंदर बात की जाती है तो वो 300 से 350 हड्डियाँ होती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें पढ़ेंगे। बाद में हम बात करें कि रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें विशेष रूप से रक्त के अंदर आने वाले जो सारे जो पार्ट हैं, जैसे रक्त की कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बारे में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हुए डब्ल्यूबीसी के अलग अलग प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है। तो इस तरीके की बातें हम इसमें पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे अंदर क्या है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो विलियम हॉर्वे ने इसके बारे में बताया। वो सारी बातें भी हम इसमें पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र बात हो जाती है कि हमारे जो फेफड़े जिस तरीके से काम करते हैं, कुछ लोगों के तो आजकल क्या है कि मादक पदार्थों का सेवन करने के कारण फेफड़े खराब हो चुके हैं, ठीक है। तो कृपया अपने फेफड़ों को बचाएं, ठीक है। तो श्वसन तंत्र अच्छा होगा। फिर आगे हम बात करते हैं पाचन तंत्र। सबसे पहले हमको पढ़ना जरूरी है पाचन तंत्र, जो बिल्कुल सामान्य रूप से होता है। इसी पाचन तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कुछ विशेष जो अंग सारे शामिल होते हैं, वो एक एक करके हम अंगों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये नासिका है, ये कटोरे के आकार का मुख है, और इस तरीके से नीचे यहाँ पर इसके 2 भाग निकलते हैं, 2 नलिकाएं निकलती हैं। एक नलिका फेफड़े की तरफ जाती है, बिल्कुल एकदम धीरे बना रहा हूँ मैं। ये बड़ी बड़ी आंत है। ये लास्ट में मलाशय
और मलाशय के बाहर की तरफ गुदा द्वार, एनएस जिसको कहा जाता है। ये छोटी आंत का भाग है। यहाँ पर ये लीवर है। इसको मैं दूसरे कलर में कर देता हूँ। ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है। और ये जो हिस्सा मैंने यहाँ पर बनाया है ये अग्नाशय है। तो एक व्यक्ति के अलग अलग हिस्से में इस तरीके से भागों को हमको देखना है। सबसे पहला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मुख। सबसे पहला जो पाचन की शुरुआत होती है हमारे शरीर में, मुख से पाचन की शुरुआत होती है। फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। ये हो गया माउथ, माउथ कैविटी। ये ग्रसनी, फेरिंग्स। फेरिंग्स इसको कहा जाता है। इसमें यहाँ पर बीच में जो ये वाला हिस्सा है जहाँ से दो भाग फट रहे हैं, यहाँ पर होती है अपने स्वर यंत्र जिसको लैरिंग्स, लैरिंग्स कहा जाता है। लैरिंग, लैरिंग्स। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली, फूड पाइप, ईसोफेगस। ईसोफेगस हम इसको कह सकते हैं, ईसोफेगस। ग्रास नली, ग्रेसिका, इसी का दूसरा नाम है ग्रेसिका। फूड पाइप, ग्रास नली, ग्रेसिका। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर जो भाग है ये आपका है आमाशय, स्टमक। जिसमें जो भी आप कुछ खाते हो वो स्टोर होता है 4 से 5 घंटे, कम से कम 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे। ये ग्रंथि है। ये ग्रंथि है लीवर, लीवर, यकृत ग्रंथि। एक ग्रंथि यहाँ पर हम देखेंगे लार ग्रंथि, स्लाइवरी, स्लाइवरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, ये लार ग्रंथि। एक यहाँ पर ये ग्रंथि है जिसको अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि हम कह सकते हैं। फिर बाकी बचा अपना नीचे का पार्ट।
नीचे के हिस्से में ये जो आपको सबसे मोटी नली दिखाई दे रही है, ये है आपकी बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ये है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। हम खाली अभी भागों के बारे में जान रहे हैं। शुरुआत इसकी मुख से हो रही है, आगे बीच में ग्रंथियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। एक एक भाग को बड़ी विस्तृत रूप में हम देखेंगे और इनके ऊपर आए हुए जितने आज तक के क्वेश्चन हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ये जो आपको नीचे की तरफ नुकीली जो आकृति दिखाई दे रही है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत यहीं से स्टार्ट होती है, इन दोनों के बीच में जो है इसको बोलते हैं हमें अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स। ये जो छोटी सी आकृति दिखाई दे रही है ये है अपेंडिक्स। इसमें यहाँ पर ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं मलाशय। मलाशय का मतलब हो गया रेक्टम, और ये है गुदा द्वार। यानी शुरुआत होती है मुख यानी माउथ से और ख़त्म होता है कहाँ पर? गुदा द्वार यानी एनस तक। तो लाइन वाइज भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक के बाद में एक अंग कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पर मुख है, यहाँ पर ग्रसनी है, फिर स्वर यंत्र यानी लैरिंग आ जाता है, फिर इसके बाद में ग्रास नली आ जाती है, फिर आमाशय आ जाता है, फिर यहाँ पर दो ग्रंथियाँ जुड़ी हुई है। ये एक तो यकृत ग्रंथि है और एक अग्नाशय ग्रंथि है। ये छोटी आंत के भाग से जुड़ी हुई है। फिर ये छोटी आंत, यहाँ पर छोटी आंत है, फिर बाद में आ जाती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में यहाँ पर इन दोनों के बीच में अपेंडिक्स है, फिर मलाशय और गुदा द्वार। समझ में आ गया? पूर्ण रूप से एक एक भाग के बारे में हम पढ़ेंगे और सारी जानकारी लेंगे। यहाँ तक